किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि वे यह सुर्खी सुनेंगे कि उत्तर कोरियाई सैनिक 2024 में रूस के साथ लड़ने के लिए यूक्रेन पहुंचे। लेकिन हम यहाँ हैं और आज यह एक वास्तविकता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि 10,000 तक उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी मोर्चों पर रूसी बलों में शामिल हो गए हैं। इस बिन अप्रत्याशित विकास ने वैश्विक विश्लेषकों को उत्तर खोजने के लिए स्क्रैम्बलिंग कर दिया है। उत्तर कोरिया ऐसा क्यों करेगा? एक ऐसा राष्ट्र जो पारंपरिक रूप से अपने में ही रहता था, अचानक एक ऐसे संघर्ष में कूद पड़ा है जो इसकी सीमाओं से बहुत दूर लगता है। आइए पता करते हैं। उत्तर कोरिया और रूस के बीच अचानक सैन्य साझेदारी ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया हो सकता है, लेकिन इतिहास पर करीब से नजर डालने से पता चलता है कि दशकों से गहरे संबंध चुपचाप उबल रहे थे। वर्तमान को समझने के लिए हमें 1950 के दशक में वापस देखना होगा, जब सोवियत संघ उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा समर्थक था। कोरियाई युद्ध के दौरान सोवियत सहायता प्योंगयांग महत्वपूर्ण थी और इस गठबंधन को एशिया में पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक बफर के रूप में देखा गया। 2024 में तेजी से आगे बढ़ते हुए ये ऐतिहासिक संबंध आपसी आवश्यकताओं द्वारा संचालित एक रणनीतिक साझेदारी में विकसित हो गए हैं। 2024 में मॉस्को और प्योंगयांग के बीच एक व्यापक संधि पर हस्ताक्षर नए सैन्य और आर्थिक सहयोग के युग की शुरुआत को दर्शाता है। यह संधि, जिसमें तीसरे पक्षों से खतरों की स्थिति में एक दूसरे का समर्थन करने का वादा शामिल है, नाटो के अनुच्छेद 5 एक सामूहिक रक्षा खंड के साथ समानांतर है। लेकिन अब क्यों? पश्चिम से प्रतिबंधों कारण रूस की अलगाव ने इसे असामान्य सहयोगियों की तलाश करने के लिए मजबूर किया है। दूसरी ओर उत्तर कोरिया संसाधनों, विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेताब है ताकि आंतरिक अशांति को टाला जा सके। ये रणनीतिक साझेदारी सुविधा की शादी है। रूस बी को आवश्यक मानव संसाधन और सैन्य आपूर्ति मिलती है, जबकि उत्तर कोरिया वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण संसाधन और कूटनीतिक समर्थन प्राप्त करता है। दक्षिण कोरियाई खुफिया से हालिया रिपोर्टों में खुलासा हुआ है कि अक्टूबर 2024 के रूप में हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक पहले से ही पूर्वी यूक्रेन के मोर्चों पर तैनात किए जा रहे थे। ये सैनिक केवल प्रतीकात्मक समर्थन के लिए नहीं है, वे डोनेट्स्क और लुहांस्क जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे रूसी सैन्य इकाइयों में पूरी तरह से एकीकृत हैं। सैटेलाइट चित्रों में उत्तर कोरियाई सैन्य ट्रकों के काफिले को रूसी क्षेत्र में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है, जो दावों को और मजबूत करता है। इसलिए रूस और उत्तर कोरिया के बीच नवीनीकरण गठबंधन पश्चिमी प्रभुत्व विश्व व्यवस्था के लिए एक स्पष्ट चुनौती है, जो यूक्रेन में मॉस्को का समर्थन करता है। प्योंगयांग संकेत दे रहा है कि वह नए तानाशाही शक्तियों के ध्रुव में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए साहसी जोखिम लेने के लिए तैयार है। यह वैश्विक गठबंधनों को ऐसे तरीकों से पुनः आकार दे सकता है जो पहले असंभव थे। लेकिन उत्तर कोरिया के लिए इसमें क्या है? कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की याद दिलाते हैं, ताकि आप अफ्रीका की भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और बदलते परिदृश्य पर और वीडियो देख सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सतह पर उत्तर कोरिया के लिए, जो अपनी जीवित रहने पर केंद्रित है, हजारों मील दूर एक संघर्ष में सैनिक भेजना अजीब लग सकता है। हालांकि किम जोंग उन के निर्णय के पीछे की प्रेरणाएं गहराई से रणनीतिक हैं और कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गणना की गई है। उत्तर कोरिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है, जिसमें 1.3 मिलियन से अधिक सक्रिय सैनिक हैं। अगस्त 2023 से उत्तर कोरिया रूस को तोपखाने के गोले, गोला बारूद और यहां तक कि रॉकेट सिस्टम प्रदान कर रहा है, जो यूक्रेन में रूसी हमलों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं। इसके बदले रूस उत्तर कोरिया को खाद्य आपूर्ति, ईंधन और संभावित रूप से वित्तीय सहायता भेज रहा है। एक ऐसे देश के लिए जो प्रतिबंधों के कारण लगातार खाद्य कमी और आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहा है, यह आदान प्रदान एक जीवन रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्थाओं की रिपोर्टों से पता चलता है कि उत्तर कोरिया ने रूस को 13,000 से अधिक गोला बारूद के कंटेनर भेजे हैं और शिपमेंट 2024 की सर्दियों के दौरान जारी है।
इस समर्थन ने रूस को अपनी तीव्र तोपखाने की अभियानों को बनाए रखने की अनुमति दी है, विशेष रूप से बखमुत और अवदीवका जैसे क्षेत्रों में जहां तोपखाने की आग निर्णायक रही है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता। मॉस्को के बारे में अफवाह है कि वह सैन्य प्रौद्योगिकी साझा कर रहा है, विशेष रूप से मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों और ड्रोन युद्ध के क्षेत्रों में। यह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, जिसमें इसका KN-23 मिसाइल शामिल है, जो पहले से ही 430 मील की रेंज के साथ पड़ोसी देशों के लिए खतरा है। यूक्रेन को युद्ध भूमि में बदलकर उत्तर कोरिया बस एक सहयोगी का समर्थन कर रहा है, लेकिन क्या उत्तर कोरियाई सैनिक युद्ध भूमि पर वास्तव में कोई फर्क डाल सकते हैं? उत्तर कोरियाई सैनिकों को उनकी अनुशासन, सहनशीलता और कठोर परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता के लिए जाना जाता है, जो यूक्रेन में अपेक्षित कठिन सर्दियों के युद्ध में अत्यधिक मूल्यवान गुण हैं। भारी हताहतों के कारण रूसी बलों के कमजोर होने की रिपोर्टों के साथ उत्तर कोरियाई रीइंफोर्समेंट्स का आगमन रूस को अपनी अग्रिम पंक्तियों को स्थिर करने में मदद कर सकता है। भले ही ये सैनिक अत्याधुनिक से लैस न हों, उनकी संख्या रूसी बलों को राहत दे सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण आक्रमणों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे सकती है। लेकिन यहाँ यह दिलचस्प हो जाता है। रिपोर्टों के अनुसार उत्तर कोरियाई सैनिकों को इंजीनियरिंग ब्रिगेड और तोपखाने की टीमों जैसे विशेष इकाइयों में तैनात किया जा रहा है, न कि अग्रिम पंक्ति की पैदल सेना में। यह रणनीतिक तैनाती उन्हें किलेबंदी निर्माण और तोपखाने प्रबंधन में अपनी मौजूदा क्षमताओं का लाभ उठाने की अनुमति देती है, जिससे वे आक्रामक आक्रमणों के बजाय रक्षा अभियानों में अधिक उपयोगी बन जाते हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया के लिए यूक्रेन में सैनिक भेजना रूस के साथ एकजुटता का केवल एक कार्य नहीं है। यह विश्व मंच पर अपनी स्थिति को ऊंचा करने के लिए एक गणनात्मक जुआ है। ऐतिहासिक रूप से उत्तर कोरिया एक परिया राज्य रहा है, जो प्रतिबंधों और कूटनीतिक बहिष्कार के कारण अलग थलग है। हालांकि रूस के साथ अपने आप को संरेखित करके प्योंगयांग अपने अलगाव से बाहर निकलने और वैश्विक भू राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। आइए इस जोखिम भरे कदम के पीछे की प्रेरणाओं को समझते हैं। मूल रूप से उत्तर कोरिया इस अवसर का उपयोग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर शक्ति प्रदर्शित करने के लिए कर रहा है। रूस का समर्थन करके किम जोंग उन दुनिया को एक स्पष्ट संदेश भेज रहे हैं। उत्तर कोरिया पश्चिमी नेतृत्व वाले विश्व व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तैयार है। सैनिकों को तैनात करके और रूस को सैन्य आपूर्ति प्रदान करके उत्तर कोरिया खुद को मॉस्को का एक अनिवार्य सहयोगी के रूप में स्थापित कर रहा है। यह कूटनीतिक लाभ के रूप में फलदायी हो सकता है, विशेष रूप से पश्चिमी शक्तियों के साथ वार्ताओं के मामले में। वर्षों से उत्तर कोरिया एक वैध परमाणु शक्ति मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके वह एक सीट हासिल करने की उम्मीद कर रहा है। यदि रूस इस संघर्ष से किसी भी प्रकार की जीत या यहाँ तक कि गतिरोध के साथ उभरता है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उत्तर कोरिया की स्थिति को सामान्य करने के लिए दबाव डाल सकता है। यह प्योंगयांग के लिए एक महत्वपूर्ण जीत होगी, जिसे लंबे समय से वैश्विक कूटनीति में हाशिए पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त साहसी कदम उठाने की अपनी इच्छा को प्रदर्शित करके उत्तर कोरिया एक नई कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इसे केवल एक बाकी राज्य के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक घटनाओं को प्रभावित करने में सक्षम एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखा जाए। सभी के मन में असली सवाल यह है कि क्या उत्तर कोरिया की भागीदारी इस लंबे संघर्ष में संतुलन को बदल देगी? तत्काल प्रभाव कुछ विश्लेषकों की भविष्यवाणी के रूप में नाटकीय नहीं हो सकता, लेकिन दीर्घकालिक निहितार्थ गहरे हैं। रूस का खुला समर्थन करके उत्तर कोरिया वैश्विक भू राजनीति में नया मुकाम हासिल कर रहा है, यह संकेत देते हुए कि यह अपने स्वायत्त सहयोगियों के साथ स्थिति को चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन इसका बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब है? पश्चिम के लिए उत्तर कोरिया और रूस के बीच गहरे होते संबंध एक चेतावनी है।
यह एक स्पष्ट संकेत है कि दुनिया अधिक ध्रुवीकृत होती जा रही है। स्वायत्त शासन पश्चिमी प्रभाव का संतुलन बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। जैसे जैसे यूक्रेन में संघर्ष खींचता जा रहा है, दुनिया एक समाधान के लिए बेताब है। उनमें से एक जिन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए साहसिक वादे किए हैं, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने अपनी पुनः चुनाव के बाद दोनों युद्धरत देशों के बीच तेजी से शांति स्थापित करने की अपनी मंशा के बारे में खुलकर बात की है। लेकिन क्या ट्रंप अपने वादों को पूरा कर सकते हैं? 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इस विश्वास पर जोर दिया कि वह रूस यूक्रेन संघर्ष को जल्दी समाप्त कर सकते हैं, यह दावा करते हुए कि वह पदभार ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर एक शांति समझौता कर सकते हैं। इस बयान ने सुर्खियां बटोरी और ट्रंप की अनोखी कूटनीति के बारे में बहसों को फिर से जीवित कर दिया। ट्रंप के अनुसार युद्ध समाप्त करने की कुंजी ताकत की स्थिति से बातचीत करने में है। उन्होंने अक्सर अपनी उस क्षमता का प्रचार किया है जिससे वह ऐसे सौदे कर सकते हैं जिन्हें अन्य लोग असंभव मानते हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे व्यक्तियों के साथ अपनी पिछली बैठकों का हवाला देते हुए। लेकिन यह वादा कितना यथार्थवादी है? ट्रंप के आलोचकों का तर्क है कि उनके बयान अत्यधिक सरल हैं, संघर्ष की जड़ें गहरी होने के कारण। हालांकि समर्थकों का मानना है कि उनकी असामान्य कूटनीतिक दृष्टिकोण वास्तव में वर्तमान गतिरोध को तोड़ सकता है। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन की रणनीति की आलोचना की है, यह दावा करते हुए कि बिना स्पष्ट बातचीत के रास्ते के यूक्रेन को निरंतर सैन्य सहायता देना केवल संघर्ष को बढ़ाता है। हाल ही में एक साक्षात्कार में ट्रंप ने सुझाव दिया कि शांति की दिशा में पहला कदम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को बातचीत की मेज पर लाना होगा। उन्हें विश्वास है कि विश्व नेताओं के साथ उनका संबंध, सौदेबाज उनकी प्रतिष्ठा, दोनों पक्षों को समझौता करने के लिए दबाव डाल सकती है। फिर भी वर्तमान में ट्रंप ने यह नहीं बताया है कि वह कौन से रियायतें प्रस्तावित करेंगे या वह मॉस्को और कीव की जटिल मांगों को कैसे संभालेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने संघर्ष समाप्त करने के ट्रंप के वादे के बारे में सतर्क आशावाद व्यक्त किया है, लेकिन वह इस पर संदेह में है कि क्या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति इसे पूरा कर सकते हैं। हाल ही में एक बयान में जेलेंस्की ने वैश्विक राजनीति में ट्रंप के प्रभाव को स्वीकार किया और संकेत दिया कि वह शांति के लिए किसी भी वास्तविक प्रयास का स्वागत करेंगे। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी समझौते को यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को सुनिश्चित करना चाहिए, जो एक लाल रेखा है जिस पर कीव समझौता करने को तैयार नहीं है। हम एक न्यायपूर्ण शांति की तलाश कर रहे हैं, न कि एक मजबूर निपटारा, जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा। यूक्रेनी नेता की टिप्पणियां इस नाजुक संतुलन को उजागर करती हैं जिसे किसी भी वार्ता को साधने की आवश्यकता होगी। कीव पश्चिमी सैन्य समर्थन से उत्साहित 2014 में रूस द्वारा अधिग्रहित क्षेत्रों सहित अपनी सीमाओं की पूर्ण बहाली के लिए दबाव डालता रहता है। जेलेंस्की के लिए कोई भी समझौता जो रूस के क्षेत्रीय लाभों को वैधता प्रदान करता है, उसे यूक्रेन की बलिदानों के प्रति विश्वासघात के रूप में देखा जाएगा। दूसरी ओर ट्रंप का दृष्टिकोण एक व्यावहारिक समाधान की ओर झुकता है, जो क्षेत्रीय विवादों पर युद्ध विराम को प्राथमिकता देता है, जो कीव के लिए एक कठिन बिक्री हो सकती है। उत्तर कोरियाई सैनिकों के अब रूस के समर्थन में लड़ाई में शामिल होने की रिपोर्ट के साथ यूक्रेन के लिए अनुकूल परिणाम सुनिश्चित करने की दांव कभी भी अधिक नहीं रही है। अतिरिक्त बलों की उपस्थिति संघर्ष को जटिल बनाती है और संभावित रूप से यूक्रेन पर बातचीत पर विचार करने के लिए दबाव बढ़ा सकती है। ट्रंप के युद्ध समाप्त करने के वादे के चारों ओर एक प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या वह व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने पिछले संबंधों का उपयोग करके शांति समझौता कर सकते हैं। ट्रंप ने अक्सर पुतिन के साथ अपने संबंधों का गर्व से उल्लेख किया है, यह दावा करते हुए कि रूसी नेता उनके सीधे, बिना किसी बकवास के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह समझी गई संबंधता हजारों हताहतों और गहराई से स्थापित भू राजनीतिक हितों के संदर्भ में परीक्षण नहीं की गई है।
ट्रंप का उत्तर कोरिया के प्रति रुख क्या है? जैसे जैसे उत्तर कोरियाई सैनिकों की रिपोर्ट रूस की सेनाओं में शामिल होती है, स्थिति और भी जटिल हो जाती है। ट्रंप पहले किम जोंग उन से मिल चुके हैं और वह उत्तर कोरिया में कदम रखने वाले पहले सक्रिय अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। उत्तर कोरिया से निपटने के उनके दृष्टिकोण में असामान्यताएं हैं, जो व्यक्तिगत संबंधों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि केवल प्रतिबंधों या सैन्य दबाव पर। इस इतिहास को देखते हुए कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप अपने संबंधों का उपयोग पुतिन और किम जोंग उन दोनों के साथ एक बहुप्रकारी शांति समझौते के लिए कर सकते हैं। इसमें न केवल यूक्रेन में दुश्मनी का अंत करना होगा, बल्कि पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया में गठबंधनों और सैन्य प्रतिबद्धताओं का पुनर्संयोजन भी करना होगा। यह एक उच्च जोखिम वाला जुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप को विश्वास है कि वह इसे सफलतापूर्वक कर सकते हैं। वास्तविक सवाल यह है कि क्या ट्रंप का दृष्टिकोण स्थायी शांति ला सकता है या यह अस्थायी युद्ध विराम में परिणत होगा जो अनसुलझे मुद्दों के बोझ के नीचे ढह जाएगा। हालांकि ट्रंप के त्वरित वार्ताओं के वादे युद्ध से थके हुए देशों के लिए आकर्षक हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष की जटिलता, जिसमें उत्तर कोरिया की भागीदारी भी शामिल है, का मतलब है कि किसी भी समाधान के लिए केवल कूटनीतिक नाटक से अधिक की आवश्यकता होगी। फिलहाल हम जानते हैं कि जैसे जैसे सर्दी नजदीक आ रही है, दोनों पक्ष युद्ध के कठिन मौसम के लिए तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी सैन्य समर्थन से उत्साहित यूक्रेन अपनी प्रतिक्रमण प्रयासों को बढ़ा रहा है, जबकि रूस उत्तर कोरियाई सैनिकों और तोपखाने से नए मिले समर्थन के साथ अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है। उत्तर कोरियाई बलों की उपस्थिति एक नई जटिलता जोड़ती है, जो संघर्ष को बढ़ा सकती है और किसी भी पक्ष के लिए निर्णायक जीत का दावा करना कठिन बना सकती है। उत्तर कोरियाई सैनिकों की एंट्री प्रमाण है कि रूस अपने युद्ध प्रयासों को बनाए रखने के लिए कितनी दूर जाने को तैयार है। लेकिन यह भी संकेत है कि उत्तर कोरिया अब विश्व मंच पर एक मौन पर्यवेक्षक बनने से संतुष्ट नहीं है। इसके बजाय यह संघर्ष में कदम रख रहा है, संघर्ष का उपयोग अपने प्रभाव को स्थापित करने और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कर रहा है। यूक्रेन में संघर्ष ने उत्तर कोरिया की एंट्री के साथ एक पूरी तरह से नया आयाम ले लिया है। यह केवल क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं है, यह एक प्रॉक्सी युद्ध है जो वैश्विक व्यवस्था को फिर से आकार दे सकता है। जैसे जैसे दुनिया देख रही है, एक बात निश्चित है, दांव कभी भी इतने ऊंचे नहीं रहे हैं और आज बनाए गए गठबंधन आने वाले वर्षों के लिए भू राजनीतिक परिदृश्य को परिभाषित करेंगे। क्या आपको लगता है कि उत्तर कोरिया की मदद से रूस मजबूत हो गया है? अगर रूस को अन्य सहयोगियों से भी मदद मिलती है, जैसे कि यूक्रेन को मिल रही है, तो क्या होगा? हमें टिप्पणी अनुभाग में बताएं। आप इस युद्ध को कहां जाते हुए देखते हैं? क्या आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन दबाएं। हमने कुछ ऐसा लाने का निर्णय लिया है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अफ्रीकी राजनीति, अर्थव्यवस्था और बढ़ती शक्ति। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो तक जुड़े रहें।